नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का छठा गद्य पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक आत्मकथा अंश है और इसके लेखक है श्री हरिवंश राय बच्चन। पाठ का नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। वैसे पूरी जो आत्मकथा है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, लेकिन उसमें से एक अंश हमें पढ़ना है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक है इसके हरिवंश राय बच्चन जी। आप लोग शायद हरिवंश राय बच्चन को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं जितने कि अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं। हरिवंश राय अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे और आपने शायद कभी उनको प्रोग्राम में कहीं पर उनकी कविताएं पढ़ते हुए सुना हो। अमित जी अपने बाबूजी की कविताएं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसका पठन करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम था, आज भी है। वो छायावादोत्तर कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए और अपनी एकमात्र कृति मधुशाला से वह विश्वविख्यात हो गए। और उनके इस काव्य साहित्य का जो पूरा उसका जो विषय वस्तु था उनके काव्य का, मधुशाला, उसको लेकर के पूरा एक वाद चला और जिसको कि हम हालावाद से जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन अपनी एक अलग पहचान लेकर के कविताएं लिखते थे और उनकी ये कविताएं मधुशाला जो है, मधुबाला, ये सारी कविताएं उनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध हुई। कई जगह गोष्ठियां जो होती है कवियों की, उसमें सुनाई जाती थी, स्टेज पर उनकी कविताएं सुनाई जाती थी, लोग उसको बहुत पसंद करने लगे थे। हरिवंश राय एक बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न कवि थे और उनके इसी साहित्य प्रकार को लेकर के लोग आज भी उनको जानते हैं और वो कहते भी है हर जगह कि मेरी इस मधुशाला जो है, उनकी काव्य रचना में बार बार ये शब्द आता है, मधुशाला, मधुबाला वगैरह, तो हालावाद पूरा। इसके अलावा हरिवंश राय जी को भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य घोषित किया था और इसको हरिवंश राय को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कवि के, जॉन पेट्स नाम के कवि है, जॉन पेट्स, उसकी पूरा साहित्य जो है उनका, उसके ऊपर हरिवंश राय जी ने पीएचडी किया हुआ। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज्यादा एक विषय को लेकर के, एक ही विषय को लेकर के, लेकिन इतना अच्छा साहित्य हरिवंश राय जी ने लिखा है। तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने काव्य तो लिखे ही, इसके अलावा उनकी एक आत्मकथा के 4 भाग है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जो 4 भागों में विभाजित है। तो ये एक उनकी आत्मकथा का अंश है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। उसमें से हमने ये पाठ जो है वो पढ़ना है। उसमें मुख्य बात है वो हमें पढ़नी है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। श्यामा उनकी पत्नी का नाम था, उनकी पहली पत्नी का नाम था। श्यामा जो है वो हरिवंश राय के बहुत ही करीबी एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि हरिवंश राय कभी भी भूल नहीं सकते। इसलिए लिखते हैं कि इस पार प्रिय तुम हो, मधुर उस पार न जाने क्या होगा। इसलिए ये निशा निमंत्रण, जब उनकी पत्नी श्यामा जो उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा काव्य लिखा था, निशा निमंत्रण। तो ये जो है वो अपनी पत्नी को याद करते हुए भी उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो श्यामा जो है, हरिवंश राय को एक बीमारी हो जाती है और शुरुआत भी लेखक यहीं से करते हैं कि बीमार होना मैं एक अपराध समझता हूँ। ये गांधी जी के शब्द है कि हमें कभी बीमार होना ही नहीं चाहिए, इस शरीर को कभी बीमार पड़ने नहीं देना चाहिए। और हरिवंश राय गांधी जी के इस शब्दों से बहुत ही सहमत थे कि सही बात है, हमें कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और उसको आगे ले जाते हुए कहते हैं कि गांधी जी ने तो कहा था कि बीमार होना एक अपराध है, लेकिन हरिवंश राय क्या कहते हैं
कि अपराध होने के कारण इस अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। इसलिए छोटी मोटी बीमारियों को तो कहते हैं कि मैं कभी ध्यान में ही नहीं लेता था। सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी सामान्य बीमारियां जो उनको होती थी तो उसके ऊपर तो वो कभी ध्यान ही नहीं देते थे। ठीक है, आती है जाती है, ठीक हो जाता है अपने आप ही। और लेखक कहते हैं कि असल में बीमारी जो है वो अमीर लोगों की हरमजदगी है, यानी गरीबों को तो उसको अपने पल्ले पाड़ना ही नहीं, कैसे भी करके गरीबों को उसको अपने गले नहीं लगाना है बीमारी को। हमें ये परवड़ता ही नहीं है भाई, क्यों बीमार हो जाओगे तो काम कैसे करोगे? गरीब लोग जो है उनका तो रोज का होता है, रोज काम करेंगे तभी पैसे मिलेंगे और तभी उनका खाना पीना होगा। तो इसलिए बीमार तो कभी पड़ना नहीं है। और कहते हैं लेखक कि बल्कि ये होता था कि बुखार में तो वे ज्यादा काम करते थे, ज्यादा लिखते थे, रात रात भर बैठ कर लिखते थे। जैसे जैसे उनका शरीर तपता था तो उनको लिखने की ज्यादा प्रेरणा मिलती थी कि मैं और ज्यादा लिखूं। और इसी बात को वो अपनी इसी स्वभाव को लेकर उन्होंने अपनी तुलना अंग्रेजी के एक लेखक किपलिंग से की है। किपलिंग ने भी अपना बहुत सारा साहित्य बीमारी में लिखा था। तो इसी को तुलनात्मक करते हुए वो कहते हैं कि मैंने भी अपना बहुत सारा साहित्य इसी प्रकार की, एक बार वो बहुत बीमार हुए थे, प्लूरेसी एक दांतों की बीमारी होती है, उस बीमारी में उन्होंने अपना बहुत सारा साहित्य भी लिखा है। तो इसीलिए जब कभी वो बीमार होते थे तो कभी खाट पकड़ के सो नहीं जाते थे और अपना काम हमेशा उनका चलता रहता था। इसी बात को लेकर वो कहते हैं, लेकिन आगे एक बार ऐसा हुआ कि उनको बुखार हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये उनको लगा कि सामान्य बुखार है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बुखार है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। सुबह आ जाए, दिन भर कुछ ना हो, फिर शाम को वापस आ जाए। तो इस बात को किसी को बताते नहीं थे। घर वालों को भी लगता था कि उनका कामकाज तो ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए अगर वो सो जाते खटिया पकड़ के तो सबको लगता कि ये बीमार है, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं, उनका काम तो चल ही रहा था। ये बात सिर्फ उनकी पत्नी को मालूम थी कि उनको बुखार रोज ही आ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी पत्नी ने उनको सलाह दी कि आप एक बार B.K. मुखर्जी, जो उनके डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, उनको बता दे, अपनी जांच करवा ले। लेकिन हरिवंश राय वहां जाने को तैयार नहीं थे। तो श्यामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जब तक वो जाएंगे नहीं उनको दिखाने, वो खाना पीना छोड़ देगी। तो इसके आगे तो लेखक को झुकना पड़ा और फिर वो डॉक्टर मुखर्जी के पास अपना चेकअप करवाने जाते हैं। और इनको मन ही मन में ये शंका हो रही थी कि कहीं उनको क्षय रोग न हो गया हो। क्षय रोग का मतलब है यहाँ पर, जिसको हम अंग्रेजी में टीबी के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो ये क्षय रोग हो गया है शायद। और उस समय ये बीमारी बहुत बड़ी मानी जाती थी। सब लोग यही समझते थे कि जिसको क्षय रोग हो जाए वो फिर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। तो लेखक बहुत ही घबरा जाते हैं। उसमें भी डॉक्टर मुखर्जी ने उनको नुस्खा लिख कर दिया, तो नुस्खा यानी दवाई लिख कर दी, तो लेखक को जैसे वो मौत का परवाना लगा। ये नुस्खा जो है, उनको लगा कि क्या मैं मरने वाला हूँ? ये बात सोचकर ही वो घबरा गए। अपने मरने के कारण नहीं, लेकिन वो अपनी पत्नी की वजह से ज्यादा दुखी हो रहे थे कि पत्नी के लिए वो क्या जीवन में यही सब छोड़ जाएंगे? वो इतनी छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी। लेखक को लगता है कि क्या वो इतने समय के लिए ही भगवान ने उसको इस दुनिया में भेजा था, गाने गुनगुनाने और फिर चुप हो जाना इतनी जल्दी? तो उनको मन ही मन ये बात खाए जा रही थी। और इसी विषय में कवि को अपनी ही एक कविता की पंक्ति जो है सार्थक होती नजर आती है कि स्वागत के ही साथ विदा की होती देख तैयारी, होने लगी जैसे खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। लगता है लेखक को कि मेरी जीवन की मधुशाला जो है वो शुरू होते ही खत्म होने वाली है, ऐसा उनको लगने लगा। मन ही मन वो बड़े ही दुखी हो गए, लेकिन दिखाते नहीं थे किसी को। अब पहला सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो काम करना छोड़कर आराम करना शुरू कर दे तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि उनके ही ऊपर तो घर का पूरा दारोमदार था। उनकी ट्यूशन, उनकी स्कूल की जो इनकम होती थी
ट्यूशन पढ़ाते थे, वो स्कूल में पढ़ाते थे, तो उसी इनकम से ही तो घर चलता था। तो अब यही बंद हो जाएगा, अगर वो आराम करने लगे, ट्यूशन छोड़ दे, तो घर में पैसों की कमी हो जाएगी, घर कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी। और वो ये बात जो अच्छे से जानते थे, इसलिए वो काम तो छोड़ नहीं सकते थे। इसके अलावा किताबों से जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी, आय होती थी, उससे भी उसका कुछ नक्की होता नहीं था कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कितने दिनों के बाद मिलेंगे पैसे। तो इन सब चीजों को लेकर लेखक बड़े ही उदास रहने लगे। और उनके भैया जो थे, छोटे भैया, वो भी, उनकी भी कोई इतनी अच्छी नौकरी नहीं थी कि वो भी घर का पूरा जो बोझ है वो उठा सके। तो इसलिए इनको लगा कि मैं आराम कैसे कर लूं। और फिर एलोपैथी का जो इलाज होता है वो बड़ा ही महंगा होता है, उसकी दवाइयाँ बड़ी महंगी आती है। तो लेखक को लगा कि इतनी महंगी दवाइयाँ मैं अगर लेने लगा तो सारे पैसे तो उसी में खर्च हो जाएंगे। इस बात को लेकर के उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि अब क्या करें। और इस समय जो है उसकी पत्नी श्यामा जो है वो हमेशा उनके साथ है। वो उनको कहती है कि कम से कम एक बार उनको ये इलाज शुरू तो कर ही देना चाहिए। लेकिन लेखक मानने को तैयार नहीं है। और उसके ऊपर उनको ये भी परेशानी है कि उन्होंने एक दो जगह से कर्ज लिया हुआ है, तो उसकी किस्तें उसकी किस्तें भी तो भरनी है। अगर उनके जीते जी ये कर्ज खत्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो पीछे वो ये सब किसके लिए छोड़ जाएंगे। उनकी पत्नी को बड़ी तकलीफ हो जाएगी इसके बाद। तो जब वो बात श्यामा के आगे रखते हैं तो श्यामा बड़ी ही दृढ़ता से कहती है कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी चुका दूंगी, इसकी चिंता मत करो, लेकिन अभी तुम स्वस्थ हो जाओ ये सोचो। तो ये बात लेखक को बड़ी ही लग जाती है कि श्यामा ने कैसे झट से ये कह दिया। कितनी हिम्मत चाहिए ये बात कहने के लिए। लेकिन फिर भी अब उनको लगा कि मुझे खुद के लिए ना सही, लेकिन श्यामा के लिए अच्छा होना ही पड़ेगा और अपना इलाज करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी थी कि उनके पिताजी जो है उनके ऊपर भी वो भार कुछ डालना नहीं चाहते थे, बोझ। वो वृद्ध थे और वृद्धावस्था में उसके ऊपर वो बोझ नहीं डालना चाहते थे, जब उनकी शांति से भजन करने की उम्र थी। और ऐसे समय में अगर उनके पिताजी जो है उनका यही था कि उन्होंने अपने लिए एक शरण स्थान बनाया था, वहां पर वो जिए भी और मरे भी वहीं पर, ये चाहते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि राम जाने कहाँ लगे माटी, मतलब कि हमारी मृत्यु कहाँ होगी ये हमें पता नहीं होता है। और बदनसीबी से उनके माता पिता दोनों की मृत्यु उनके घर पर नहीं हुई, कहीं अन्य जगह हुई। इसलिए लेखक को अपने पिता पर ये बोझ डालना भी ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने एक दिन सोच लिया कि कैसे भी करके अब उनको ठीक होना पड़ेगा। और फिर वो डॉक्टर मुखर्जी के पास जाते हैं। डॉक्टर बी के मुखर्जी से जाकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ठीक तो होना है, लेकिन आपकी दवाइयाँ बड़ी महंगी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो डॉक्टर जो है वो बड़े ही मुंहफट थे और उन्होंने तुरंत से कहा कि ठीक है, पैसा नहीं है तो फिर जाओ, जाके मरो। अगर लेखक कहते हैं कि उन्होंने, डॉक्टर ने अगर उनको 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया होता तो भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती जितनी उनके इस जाओ जाके मरो इन शब्दों से हिम्मत आ गई। क्योंकि लेखक कहते हैं कि मुझे चुनौतियों से हमेशा बल मिलता है। कोई चुनौती दे दे कि ये कैसे करते हो देखते हैं, तो फिर उनको बल मिलता है। अब लेखक के अंदर एक हिम्मत आ गई कि अब मुझे ठीक तो होना है, लेकिन कैसे, ये उन्होंने सोचना शुरू किया। बचपन में जब वो छोटे थे उस समय लड़कपन में यानी बचपन में उनके पड़ोसी थे मुक्ता प्रसाद जी। तो उनके पास से उन्होंने कई बार लुई कुने नाम के एक व्यक्ति थे, उनके पानी के प्रयोग से बीमारी को कैसे दूर करें उसके बारे में सुन रखा था। तो उन्होंने वही प्रयोग अपने ऊपर सिद्ध करने का सोच लिया कि मैं अपने ऊपर वही प्रयोग करूंगा, क्योंकि वो एलोपैथी की दवाई खरीद नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने ये पानी के प्रयोग करना निश्चित किया कि अब मैं इस तरह से अपने क्षय रोग को दूर करूंगा। उसमें क्या होता था इस इलाज में कि एक बड़े से पानी के टब में पानी भर के उसमें बैठना होता था। टाइम उसका निश्चित होता था कि इतने टाइम तक बैठना होता था।
और एलोपैथी के इलाज में क्या होता था कि मरीज को घी, दूध, अंडे वगैरह चीजें ज्यादा से ज्यादा दी जाती है, जबकि इस पानी के प्रयोग में बीमार को ये सारी चीजें खाना मना होता है। उसमें सिर्फ कुछ ऐसी चीजें जिसमें कोई ऑयल ना हो, तेल ना हो, चिकने पदार्थ जो है वो खाना होता था। तो ऐसा खाना, सब्जी, कच्ची सब्जियां जिसमें तेल ना हो, और ये सारी चीजें उनको खानी है। ये बहुत ही परहेज रखना होता था इसमें पानी के प्रयोग में। तो लेखक ने शुरू तो किया, साथ ही उनकी पत्नी ने भी, श्यामा ने भी उसमें बहुत ही ज्यादा उनका सहयोग दिया। वो उनके पानी के प्रयोग में और उनके खाने पीने की बहुत अच्छे से ख्याल करती थी। तो श्यामा ने बिना रात दिन देखे अपने पति की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो हर समय यही कोशिश रहती थी उसकी कि लेखक को कोई तकलीफ ना हो, उसकी हिम्मत बनी रहे, उसकी बीमारी का इलाज वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसका पूरा ख्याल जो है श्यामा रखती थी। और लेखक कहते हैं कि एक और बात थी कि जितने दिन लेखक की ये बीमारी का इलाज चला, उतने दिनों में एक बार भी श्यामा ने खुद के बीमार होने की कभी कोई बात कही ही नहीं कि उसको कुछ तकलीफ है, या कभी कहीं चाकू की नोक से चोट लग गई हो, ऐसी भी कोई फरियाद नहीं की। तो इस बात से लेखक को बड़ी हिम्मत मिली, उनकी ओर से वो निश्चित हो गए कि पत्नी स्वस्थ है, उसको कोई तकलीफ नहीं। और ऐसे करते करते लेखक का क्षय रोग धीरे धीरे ठीक होता गया। और लेखक कहते हैं कि जब मेरा ये पूरी तरह से मैं ठीक हो गया, और उस दिन जब उन्होंने पूरी तरह से इस रोग से मुक्ति पाली और अच्छे से खाना खाया, उसी दिन से उनकी पत्नी श्यामा जो है वो बीमार पड़ जाती है। लेखक की सेवा करते करते आज तक उसने कोई फरियाद नहीं की, लेकिन उसका शरीर जो है वो अब जवाब दे चुका था, और उसकी सेवा करते करते श्यामा बीमार पड़ जाती है। और ऐसी बीमार पड़ती है, वो भी ऐसे खाट पकड़ लेती है कि फिर वो ठीक हो ही नहीं पाती है। लेखक कहते हैं कि मेरी बीमारी में श्यामा ने मुझे ठीक करने में सब कुछ दिया, अपना समय दिया, अपना जीवन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उनकी बीमारी में लेखक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने प्रयत्न बहुत किए कि पत्नी ठीक हो जाए, लेकिन पत्नी ने अपने पति यानी कि लेखक को, हरिवंश राय को ठीक कर दिया, उसमें अपना सब कुछ योगदान दिया उसने और उनको ठीक किया, लेकिन लेखक के प्रयत्न से उनकी पत्नी जो है वो बीमारी से उठ नहीं पाई और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लेखक यहाँ ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि लेखक की बीमारी जैसे उनकी पत्नी ने ले ली और उनको ठीक करते करते श्यामा की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एक समर्पण की भावना जो एक स्त्री के अंदर होती है। लेखक अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, जिसका नाम श्यामा था, मैंने पहले आपको बताया। तो वो पूरी बात जो है उनके जीवन की, ये घटना जो है कि क्षय रोग उस समय ठीक होता ही नहीं था, लेकिन लेखक ठीक हो गए, उनकी ये बीमारी दूर हो गई, और उसका पूरा श्रेय जो है उनकी पत्नी श्यामा को जाता है। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो फिर इस बीमारी से उठ नहीं पाती है। तो इस प्रकार से ये लेखक जो है अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देते हुए आत्मकथा में ये पूरा प्रसंग लिखते हैं। तो हमने ये प्रसंग पढ़ा, ये पाठ हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब आप लोगों को करना क्या है, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको पहले काव्य से लेकर छठे पाठ तक का पूरा होमवर्क जो है स्वाध्याय पोथी में लिख लेना है। इसके अलावा आप लोगों को नोटबुक में, निबंध की नोटबुक हमने बनाई है, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको 2 भाग कर देने हैं। पहले भाग में आप क्या लिखेंगे, लेखक या कवि का परिचय, काव्य होता है तो काव्य लिखना है, इसके अलावा शब्दार्थ और मुहावरे, इतनी चीजें आप नोटबुक में पहले भाग में लिखेंगे। इसके अलावा एक आपको अपनी किताब में 2 व्याकरण के टॉपिक दिए हुए हैं। उसमें पहला टॉपिक जो है वो है मुहावरे का टॉपिक है, उसका एक ही पेज है, वो भी आप अपनी इस नोटबुक में ही लिखेंगे, निबंध की नोटबुक में। दूसरा टॉपिक जो है वो है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य का।
तो अशुद्ध शुद्ध वाक्य की उसमें पूरी समझूती दी हुई है। आप उसको समझिएगा, पढ़ते जाइएगा और नोटबुक में लिखते जाइएगा। इसके अलावा आपको 3 निबंध और 3 कहानियां लिखनी है। उसका शीर्षक मैं इस वीडियो में ही नीचे लिख करके रखूंगी, आपको वो पढ़ लेने हैं। और निबंध की नोटबुक का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आप ये निबंध लिखेंगे और कहानी लिखेंगे। इतना काम आपको 31 जुलाई तक कंप्लीट करके रखना है। 9th की क्लास के सभी स्टूडेंट को हिंदी में स्वाध्याय पोथी में 1 से लेकर 6 पाठ और 2 टॉपिक जो कि व्याकरण के हैं, मुहावरे वाला और अशुद्ध शुद्ध वाक्य, 3 निबंध और 3 कहानियां। तो यहाँ पर हमारा जुलाई का काम खत्म होता है। धन्यवाद।